जयपुर की बात करें, पहली सिटी की बात करें, जयपुर में ईआरसीपी को लेकर अहम बैठक हुई। सीएम ने ईआरसीपी पर बैठक बुलाई है। कल दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल होंगे भजनलाल शर्मा। तो सीएम ने ईआरसीपी पर बैठक बुलाई है। कल दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल होंगे भजनलाल शर्मा और जयपुर में ईआरसीपी को लेकर अहम बैठक हो रही है, जहां पर अहम बातें हो सकती हैं, अहम बिंदुओं पर बातें हो सकती हैं। कल जो दिल्ली में बैठक होने वाली है उसमें भी सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे, डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे और सीएम ने ईआरसीपी पर एक बैठक बुलाई। सीएम ने ईआरसीपी पर बैठक बुलाई है, जैसा हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कल दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल होंगे सीएम भजनलाल शर्मा। जयपुर में ईआरसीपी को लेकर अहम बैठक होने वाली है और ये बैठक जो है हम आपको लगातार बता रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा ने बुलवाई है। और कल जो दिल्ली में बैठक होने वाली है, यानी कल जो बड़ी मीटिंग होने वाली है, उसमें भी सीएम भजनलाल शर्मा डिप्टी सीएम के साथ मौजूद रहेंगे। हमारे साथ हमारे इनपुट एडिटर सुशांत पारिक हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सुशांत, जयपुर में ईआरसीपी को लेकर अहम बैठक, क्या कुछ देखने को मिल सकता है इस बैठक में? देखिए, ईआरसीपी एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा और सीएम बनने के तुरंत बाद इस पे एमओयू हुआ था। चूंकि बीच में आचार संहिता थी, इस पे मीटिंग वगैरह नहीं हो पाई और आगे एमओयू के बाद किस तरीके से जल वितरण होना है, वो सारी प्रक्रियाएं एक तरीके से रुकी हुई थी। सीएम जो है भजनलाल शर्मा आवास से रवाना हो चुके हैं सचिवालय के लिए। सचिवालय में वो अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे, बैठक करेंगे और किस तरीके से जल्द इस योजना को धरातल पर लागू किया जाए, लोगों को इसका लाभ कैसे मिले, क्योंकि बड़ी परियोजना 13 जिलों के लिए एक तरीके से लाइफ लाइन इसे माना जाता है। पूर्वी राजस्थान की लोगों की जीवन को बदलने वाली ये योजना है। तो सीएम नहीं चाहते हैं कि इसमें किसी तरह की देर हो। चूंकि पहले कार्यक्रम 1 बजे पार्टी दफ्तर जाने का था, नवनिर्वाचित जो सांसद हैं उनका अभिनंदन समारोह होना था, लेकिन वो स्थगित हो गया है प्रोग्राम। सभी सांसदों को दिल्ली पहुंचने के लिए कहा गया है, तो वो कार्यक्रम हो सकता है फिर नेक्स्ट वीक हो। लेकिन सीएम ने फिर तुरंत बाद अपना दूसरा कार्यक्रम बनाया है और सचिवालय में कुछ ही देर बाद ईआरसीपी को लेकर ये बैठक शुरू होगी। ठीक है सुशांत, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि थोड़ी देर में जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी की एक अहम बैठक होने वाली है। बैठक में अमित शाह, बीएल संतोष और राजनाथ सिंह समेत सभी बड़े नेता के जितने भी चेहरे हैं वो शामिल होंगे। आरएसएस के साथ बीजेपी के नेताओं की एक बैठक होने वाली है और बैठक के दौरान हम आपको बता दें सरकार गठन पर भी बातें चलेंगी, बातें हो सकती हैं, चर्चाएं हो सकती हैं। हमारे सहयोगी रवीश रंजन जेपी नड्डा के आवास से ठीक वो बाहर खड़े हैं और लाइव जुड़ चुके हैं। जेपी साहब, क्या क्या देखने को मिल सकता है वहां पे, क्या अभी हो रहा है, ताजा अपडेट जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जी देखिए, ताजा अपडेट ये है कि जेपी नड्डा के घर पर जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। ये जयप्रकाश नड्डा का घर है और इसके बाहर आप देख सकते हैं देश विदेश के तमाम सारे मीडिया का जमावड़ा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। कल हमने देखा था गुरुवार को 4:30 बजे प्रधानमंत्री आवास पर बैठक थी और अभी सुबह जो है वो जगत प्रकाश नड्डा के घर पर बैठक है। इसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, तमाम जो आरएसएस के पदाधिकारी हैं वो इसमें मौजूद हैं। और ये बैठक इसलिए बहुत ख़ास है क्योंकि इसमें 2 चीज़ों पर निर्धारण होगा कि कैसे जो है वो आगे सरकार का स्वरूप क्या हो, उसका चेहरा क्या हो। सबसे पहला जो है वो ये है कि अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह, ये 3 वरिष्ठ नेताओं के ऊपर में एक जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप सहयोगी पार्टियों के साथ में बातचीत करें। जी। फिर दूसरी बात इस बैठक में जो चर्चा होगी वो ये है कि सहयोगी दलों की डिमांड क्या रखी है। मसलन नीतीश कुमार की मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय जैसे अहम जो मंत्रालय हैं उनमें कहीं ना कहीं उनको हिस्सेदारी चाहिए। तो ये जो 2 प्रमुख मांग हैं
उसके संकेत जो है वो दिए गए हैं। नीतीश कुमार की तरफ से, टीडीपी की तरफ से ये कहा गया है कि उनको भी विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। और आपको याद होगा कि 2018 में टीडीपी ने इसीलिए एनडीए का साथ छोड़ दिया था, क्योंकि एनडीए बीजेपी ने उनके डिमांड को माना नहीं था, तो इसी की वजह से 2018 में उन्होंने साथ छोड़ दिया था। तो इस बार उनके पास ज़्यादा जो बार्गेनिंग पावर है वो इस वक्त उनके पास में है। तो उनकी भी डिमांड यही है कि स्पीकर का पद दिया जाए, 3 सांसदों पर 1 मंत्री दिया जाए और विशेष राज्य का दर्जा आंध्र प्रदेश को दिया जाए। अब विशेष राज्य का दर्जा आखिर होता क्या है? विशेष राज्य का दर्जा देने का मतलब है कि जो केंद्र सरकार है वो 90% अनुदान देती है और 10% का ऋण देती है, यानी काफी पैसा मिलना। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है बीजेपी के सामने, जो बीजेपी अभी तक 10 सालों में नहीं उसने पूरा किया। दरअसल विशेष राज्य का जो दर्जा है उसको परिभाषित किया गया है बाकायदा। उसमें यह है कि आर्थिक संसाधन जहां पर असमान हो, बहुत ज्यादा पहाड़ी और दुर्गम इलाका हो, या बॉर्डर का जो इलाका है या बॉर्डर के जो राज्य हैं उनको ही विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। तो अगर विशेष राज्य का दर्जा देना है तो उस परिभाषा को भी बीजेपी को बदलनी पड़ेगी। और उसी का हवाला देकर बीजेपी ये कहती आई है कि आर्थिक पैकेज तो हम दे सकते हैं लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं। तो यही वजह है कि अब देखना है कि आखिर इन दोनों डिमांड पर बीजेपी का क्या रुख होता है। और यही तय करने के लिए आज जेपी नड्डा के घर पर महत्वपूर्ण नेताओं की बैठक इस वक्त चल रही है। जी, जैसा आप बता रहे हैं, ये जो बार्गेनिंग फैक्टर की आप बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, जैसे आपने कहा कि नीतीश कुमार जो हैं या चंद्रबाबू नायडू जो हैं कृषि मंत्रालय या रेल के मंत्रालय की मांग कर सकते हैं, तो कितने स्तर तक या कितने हद तक ये जो मांग है उनकी पूर्ति उसकी पूर्ति की जाएगी? देखिए, बिल्कुल ये 10 साल के बाद में सहयोगी दलों के हाथ में ये मौका आया है, तो इसी के वजह से सहयोगी दल इस मौके को गंवाना नहीं चाहते हैं। सहयोगी दल आपस में भी बात कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सियासी दबाव बीजेपी पर डाला जाए। लेकिन बीजेपी इतनी कमज़ोर नहीं हुई है। ये ठीक है कि उसको उतनी सीटें नहीं मिली हैं जितनी पिछली 2019 और 2014 में मिली थी, लेकिन वो इतने भी कमज़ोर नहीं है कि आप बहुत सारी जो बातें हैं वो बीजेपी से मंगवा पाएं। दूसरी बात है कि जिन 3 मंत्रियों को जिन 3 वरिष्ठ नेताओं को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये वरिष्ठ नेता भी जो है बहुत हार्ड बार्गेनर माने जाते हैं। ये इतनी आसानी के साथ में बात मानने वाले नहीं हैं। मुझे लगता ये है कि इन सहयोगी पार्टियों को बीजेपी भी अच्छी तरीके से जानती है और बीजेपी को ये लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं। काफ़ी पुराना एक नाता इनका रहा है, अलायंस रहा है इनका। तो बीच का कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा और उस पर जो है वो बातचीत बन जाएगी। और आप जानते ही रहे हैं कि 8 तारीख को प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह होगा। समारोह में वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि हम अपने दर्शकों को अवगत कराते आए हैं, 8 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। 18वीं लोकसभा में एनडीए सरकार गठन का रास्ता साफ हो गया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक 7 जून यानी कल 11 बजे बीजेपी संसदीय दल की एक बैठक होगी, जिसमें औपचारिक तौर पर नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। पीएम मोदी बैठक को संबोधित भी करेंगे। कल दोपहर 2 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी और बैठक के बाद नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के सामने सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने तीसरी बार बहुमत हासिल कर ली। एनडीए गठबंधन ने 293 सीटों को जीत लिया है। हालांकि बीजेपी अकेले बहुमत यानी 272 के आंकड़े को नहीं छू पाई और उसे 240 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। तो वहीं विपक्षी इंडिया ब्लॉक की हम बात बताएं आपको, तो 234 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की है। नतीजों के बाद जेडीयू और टीडीपी ने दिल्ली में बीजेपी को अपना समर्थन पत्र भी सौंप दिया है। ये 2 किंग मेकर्स के रूप में उभरे हैं। तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। 8 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण समारोह है और 7 जून को यानी कि हम कल की बात करें तो 11 बजे बीजेपी सांसदों की एक बैठक होनी है, जिसमें नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का औपचारिक तौर पर नेता चुना जाएगा। और शपथ ग्रहण समारोह में कई देशों के राष्ट्रध्वजों की भी आने की संभावनाएं जता जा रही है।
तो वहीं नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम के तौर पर 8 तारीख को शपथ लेंगे। सहयोगी दलों ने समर्थन पत्र सौंप दिया है, लेकिन सहयोगी दल की ऐसी 2 मांगे क्या है जिन पर पेंच जो है थोड़ा फंस सकता है। उधर शपथ ग्रहण समारोह के लिए नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे देशों को न्योता भी भेज दिया गया है। पेश है हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला की ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार 8 तारीख को शपथ लेने जा रहे हैं। 7 तारीख को सहयोगी दलों के साथ में बैठक होगी जिसमें उनको संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। कल हमने देखा था, यानी बुधवार की शाम को तकरीबन 4:30 बजे घटक दलों के साथ में प्रधानमंत्री आवास, जो कि 7 लोक कल्याण रोड है, वहां पर एक बैठक हुई और ये बैठक 1 घंटे तक चली। बैठक के बाद में पिक्चर और वीडियो जो रिलीज़ किए गए उसमें प्रधानमंत्री अपने घटक दलों के साथ में बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत करते हुए दिख रहे हैं और इन घटक दलों ने, सारे लोगों ने अपना समर्थन पत्र भी प्रधानमंत्री को सौंप दिया। यहाँ तक बात ठीक है और ये बिल्कुल सही है कि सारी जो पिक्चर है, सारी जो तस्वीर है वो ये दिखा रही है कि एनडीए का रास्ता सरकार बनाने की राह में साफ है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ये हम भी मानते हैं कि सरकार बननी तय है एनडीए की, लेकिन अब पेच क्या फंस रहा है? पेच ये फंस रहा है कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो चाहे गुजरात की सरकार रही हो या पिछला उनका 10 साल का कार्यकाल बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर रहा हो, एक बहुत ताकतवर नेता के तौर पर वो उभरे हैं। और वो इसलिए उभरे हैं क्योंकि उनको अभी तक अपार बहुमत था, बहुमत की सरकार थी और बीजेपी अपने दम पर सरकार जो है उसने बनाया था और फिर उसमें एनडीए की हिस्सेदारी रही थी। इस बार तस्वीर अलग है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत 2 पार्टियों की है, वो है नीतीश कुमार और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू की। इनके बगैर बीजेपी अकेले सरकार नहीं बना सकती है इस बार। तो यही वजह है कि सत्ता की जो चाबी है वो इन 2 नेताओं के पास में है। और पेच कहां पर है? वो पेच फंसा हुआ है इन दोनों नेताओं के डिमांड पर। इन दोनों ही नेताओं की सबसे पहली डिमांड है कि आंध्र प्रदेश को और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। 2018 में इसी मांग को लेकर तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू जो है वो सरकार से अलग हो गए थे। 15 दिन संसद का कामकाज ठप था कि मांग रहे थे कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, चूंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जो है वो अलग हुआ था और ज़्यादातर आर्थिक संसाधन जो है आंध्र प्रदेश के लोगों का ऐसा मानना है कि तेलंगाना की तरफ चले गए। यही वजह है कि लगातार चंद्रबाबू नायडू ने इस डिमांड को मांग की और ये डिमांड उस वक्त मानी नहीं गई थी। बिहार की भी नहीं मानी गई थी और आंध्र प्रदेश की भी नहीं मानी गई थी और इसी मुद्दे पर नीतीश कुमार भी बहुत नाराज थे एनडीए से और तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू तो अलग हो गए थे इसी मुद्दे को लेकर। तो अब बिल्कुल सियासी तस्वीर मुख्तलिफ है। सियासी जो अब ज़्यादा जो है ताकतवर तरीके से ये दोनों घटक दल बीजेपी से डिमांड कर सकते हैं। अब बीजेपी क्या अपने पुराने वाले रुख से कायम रहेगी या उसमें लचीलापन दिखाती है, ये एक देखने वाली बात होती है। अब हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा आखिर क्यों मांगते हैं और इसके वजह से क्या फ़ायदा मिलता है। दरअसल अभी तक 11 जो राज्य हैं उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसमें ज़्यादातर पहाड़ी राज्य हैं। उत्तराखंड हो गया, आपके पूर्वोत्तर में मिजोरम, मेघालय, ये सारे राज्य हो गए, इनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। और विशेष राज्य का दर्जा, हालांकि संविधान में कोई उल्लेख नहीं मिलता विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन जो हमारा आर्थिक विकास परिषद है उसने कुछ मापदंड तय किए हैं कि विशेष राज्य का दर्जा किनको दिया जा सकता है। उसी मापदंड का हवाला देकर बीजेपी कहती है कि ये डिमांड जो है हम मान नहीं सकते हैं। उसमें मापदंड ये दिया गया है कि आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा हो, दुर्गम और पहाड़ी इलाका हो, भौगोलिक परिस्थितियां बहुत खराब हों या अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लगता राज्य हो, जहां पर एक आप कह सकते हैं कि स्ट्रेटजिकल तौर पर बहुत वल्नरेबल जो राज्य हैं उनको दिया जा सकता है। मसलन जम्मू कश्मीर को आप देखिए कि वहां दे दिया गया था।
तो ये विशेष राज्य के दर्जे के कुछ मानदंड बने हुए हैं। अब वही मापदंड का हवाला देकर बीजेपी इन दोनों ही राज्यों नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से उन्होंने बोला कि हम विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं, विशेष आर्थिक पैकेज दे सकते हैं। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा देने के फायदे क्या हैं, ये क्यों डिमांड कर रहे हैं? दरअसल क्या है कि केंद्र सरकार हर राज्य को 70% ऋण के तौर पर पैसा देती है और 30% अनुदान के तौर पर पैसा देती है, जिससे वो राज्य अपना डेवलपमेंट का काम कर पाए। विशेष राज्य का दर्जा अगर किसी को दिया जाता है तो क्या होता है, 90% उसको केंद्र सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है और महज 10% उसको ऋण मिलता है, ऋण के तौर पर रहता है। यानी केवल 10% उसको जो है वो वापस करना है, बाकी 90% जो है वो अनुदान के तौर पर होता है। तो ये लगातार चलता रहता है। विशेष आर्थिक पैकेज में क्या है, क्यों नहीं उसको तैयार होते हैं मानने के लिए जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू? वो इसलिए कि विशेष आर्थिक पैकेज आपने एक बार दे दिया 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, उसके बाद क्या? तो ये अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो हर साल उनको एक बड़ी धनराशि जो है वो अनुदान के तौर पर मिलती है, जिसको राज्य सरकार को वापस करने की ज़रूरत नहीं है। यही वजह है कि विशेष राज्य का दर्जा देने पर पेच फंसा हुआ है। 3 सीनियर नेताओं की जिम्मेदारी फिक्स की गई है कि वो लगातार इन सहयोगी पार्टियों से बात करें। राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और अमित शाह को लगाया गया है कि वो जो घटक दल हैं, ख़ास तौर पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में रहें, उनसे बातचीत करें। दूसरा एक पेच ये है कि मंत्रालय की डिमांड कर रहे हैं।